आज से 15 साल पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था, मगर इस घटना के बाद से मैं इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। इस घटना ने मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह बना ली जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका, और आज भी उस घटना को याद करके मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो उस पर मामा जी का कॉल आ रहा था। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही मामा जी ने कहा, सोनू, परसों हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो तू चलेगा हमारे साथ? असल में मैं जब अगली बार नानी के घर गया था तो मामा जी को बोलकर आया था कि इस बार पिकनिक मनाने आप लोगों के साथ मैं भी जाऊंगा। इस पर मैंने कहा, हाँ मामा जी, मैं जाऊंगा, मैं कल ही वहां आता हूँ। पूरी बात हो जाने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया, जिसके बाद मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई और कल निकलने की तैयारी करने लगा। हालांकि कल मेरे ऑफिस में थोड़ा काम तो था, तो मैंने तय किया कि मैं कल शाम वाली बस से नानी घर जाऊंगा। फिर अगले दिन मैं ऑफिस गया और ऑफिस के सारे कामों को निपटाकर दोपहर के 3 बजे मैं अपने घर पहुंचा। भले की बात तो ये थी कि मैंने कल रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी, तो अभी मुझे उतना कुछ करना नहीं था। मैं जल्दी से रेडी हुआ और घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलता बना। मेरा घर बस स्टॉप से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं 20 से 25 मिनट पैदल चलने के बाद बस स्टॉप पहुंच गया, जहां मुझे पता चला कि गांव जाने की बस शाम के 5 बजे की है और अभी वक्त हो रहा था शाम के 4:30 बजे का। खैर, मैं कर भी क्या सकता था, मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जिसके बाद आधा घंटा इंतज़ार करने पर बस आकर लग गई। बस के आते ही मैं बस में चढ़कर बैठ गया। मेरे यहाँ से गांव करीब 5 घंटे का सफ़र था, तो मैं रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुँच जाऊँगा। बस में बैठने के 10 मिनट बाद ही बस खुल गई और खुलने के साथ ही बस ने काफ़ी रफ्तार भी पकड़ ली। कुछ देर बस चलने के बाद आसमान पर दिन के उजाले की जगह रात के अंधेरे ने ले ली। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, और तो और कड़कड़ाती ठंड का असर अब हमें साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि रास्ते पर गाड़ियों का काफिला ना के बराबर था। रात के 8 बजे आधी रात की तरह मालूम हो रहा था। खैर, 2 घंटे और बस चलने के बाद ठीक रात के 10 बजे मैं अपनी गांव के बस स्टॉप पर उतरा। तो बस से उतरते ही आसपास के माहौल को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि उस पूरे बस स्टॉप पर दूर दूर तक ना तो मुझे कोई आदमी दिख रहा था और न ही एक भी बस, यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई दुकान भी खुली हुई नज़र नहीं आ रही थी। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, दिन के वक्त तो यहाँ कितना चहल पहल रहता है, मगर रात को देखो सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ है। क्या पता मुझे घर जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी कि नहीं। ये सोचते सोचते मैं बस स्टॉप से बाहर निकला तो बाहर का माहौल और भी ज़्यादा सुनसान था। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था कि मानो ये जगह इस दुनिया में ही ना हो। खैर, बाहर निकलते ही मैं इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगा। इधर उधर नज़र घुमाने पर मुझे कुछ आगे एक ऑटो खड़ा दिखा। उस ऑटो को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलो अब मुझे पैदल चलकर घर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद मैं चलकर उस ऑटो के पास गया तो वहाँ एक ऑटो वाला ऑटो के अंदर बैठा हुआ था। तो मेरे वहाँ पहुँचते ही उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब? उस ऑटो वाले की ऑटो काफ़ी टूटी फूटी सी थी, मगर मुझे उससे क्या, मुझे थोड़ी उसकी ऑटो खरीदनी है। मुझे तो बस घर जाने से मतलब है। तो इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब मुझे बंगलापुर गांव जाना है,
आप चलोगे क्या? तो इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ बैठिए, क्यों नहीं चलूँगा। उस ऑटो वाले के इतना बोलते ही मैं उसकी ऑटो में बैठ गया, जिसके बाद ऑटो वाले ने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। रास्ता इतना सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था कि ऑटो की हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के आगे काफ़ी कम पड़ रही थी। गांव का इलाका होने के कारण चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना कि सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब आपको ठीक से नज़र तो आ रहा है ना? इस पर उस ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई साहब आप चिंता मत करिए, मुझे सब ठीक से नज़र आ रहा है। इतना बोलकर उस ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार और बढ़ा दी। ठंड के कारण मैं पीछे वाली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। यहाँ से मेरा नानी घर आधे घंटे की दूरी पर था, तो अभी आधा घंटा मुझे और ठंड से जूझना पड़ेगा। ये सोचकर अभी मैं चुपचाप बैठा ही था कि तभी अचानक उस ऑटो वाले के सर से खून टपकने लगा। तो उस ऑटो वाले के सर से खून टपकता देख मैं काफ़ी हैरान हो गया और मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब आपके सर से तो खून टपक रहा है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, वो भाई साहब कुछ देर पहले मेरी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे थोड़ी चोट आई और देखिए ना ऑटो भी कितना टूट फूट गया है। जिसके बाद हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, मगर आगे बढ़ते वक्त मेरे जहन में एक ही सवाल दौड़ रहा था कि आखिर इस आदमी को इतनी चोट लगी है तो ये ऑटो क्यों चला रहा है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब आप घर क्यों नहीं चले जाते, आपको काफ़ी चोट आई है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, नहीं भाई साहब अब मैं घर नहीं जा सकता। उस आदमी की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक ऑटो दिखा जो कि पेड़ से टकराकर ज़मीन पर गिरा हुआ था और साथ ही उस ऑटो के बगल में एक आदमी भी गिरा हुआ था। लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं उस आदमी का चेहरा साफ साफ देख नहीं पा रहा था। तो इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, भाई साहब गाड़ी रोकिए, लगता है यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मेरे ये बोलने पर उस ऑटो वाले ने पहले पहले तो मना कर दिया, मगर मेरे जिद करने पर वो मान गया। फिर हम ऑटो से उतरकर ज़मीन पर गिरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। मैं आगे आगे चल रहा था और वो ऑटो वाला पीछे पीछे। हम चलकर ज़मीन पर गिरे उस आदमी के पास पहुँचे तो वो आदमी ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा हुआ था। उस आदमी के आसपास काफ़ी ज़्यादा खून फैला हुआ था, लिहाजा मैंने उस आदमी का चेहरा अपनी ओर घुमाया तो उस आदमी का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि ज़मीन पर पड़े उस आदमी का चेहरा और उस ऑटो वाले का चेहरा एक ही था। ये देखकर मैंने जब अपनी निगाहें अपने पीछे खड़े उस ऑटो वाले की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब उस ऑटो वाले का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उस ऑटो वाले का चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसी वक्त मेरी मौत हो गई थी। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैंने अपने बचने की उम्मीद खो दी थी और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी मेरे ऊपर किसी गाड़ी की हेडलाइट पड़ी। तो उस हेडलाइट के थोड़ा करीब आते ही मैंने देखा कि वो एक कार चलकर मेरी ही तरफ आ रही है। उस कार को देखकर वो भूत
और उसका ऑटो हवा में धुआं हो गया। जिसके बाद मैं भागकर उस कार वाले के पास गया और उससे मदद मांगी, जिसके बाद उस कार वाले ने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी एम्बुलेंस में एक लाश लिए मैं पिछले 2.5 घंटों से एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ, मगर ना तो अभी तक इस लाश के घर वाले नजर आए थे और ना ही कोई दूसरा इंसान। रात के उस काले अंधेरे में वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहा था और यही कारण था कि मैं ये एम्बुलेंस चलाने का काम छोड़ना चाहता था। इस काम में इतनी परेशानी है कि सब कुछ बता पाना मुमकिन नहीं है। खैर, मैंने अपना फ़ोन निकाला और लाश के परिजनों को फ़ोन मिलाने लगा। पहली बार में तो किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया और दूसरी बार फ़ोन करने पर सामने से आवाज़ आई, अरे भैया कहाँ हो आप? अभी तक लाश लेकर निकले नहीं क्या? इस पर मन तो कर रहा था फ़ोन में घुसकर साले को मारूं, मगर मैं मजबूर था। तभी मैंने कहा, अरे भैया मैं तो इसी रास्ते पर भटक रहा हूँ तब से, आप कहाँ हो? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी सामने की तरफ फ़ोन पर बात करता हुआ मुझे कोई शख्स नज़र आने लगा। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3-4 और लोग भी थे। मैं समझ गया कि शायद यही लोग होंगे इस लाश के परिजन, इसलिए मैंने एम्बुलेंस रोककर एक दफ़ा कन्फर्म कर लिया। फिर मैंने फटाफट वहाँ पर लाश उतारा और पैसे लेकर वापस हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। अब रात और भी गहरी हो चुकी थी। चूँकि फ़िलहाल मैं जिस जगह पर था वहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, तो अभी हॉस्पिटल पहुँचने में वक्त लगेगा। एम्बुलेंस अपनी पूरी रफ्तार से उस सुनसान रास्ते पर दौड़े जा रही थी। हालांकि आधी रात के पहर किसी भी रास्ते का इस तरह सुनसान होना स्वाभाविक था, मगर कम से कम एक स्ट्रीट लाइट तो देनी चाहिए। ऊपर से उस रात मेरा हेल्पर भी मेरे साथ नहीं था। शायद उस 10 किलोमीटर के दायरे में, यानी जहाँ तक वो सड़क थी, उस पर मैं ही इकलौता जिंदा इंसान था। मेरी जगह अगर उस माहौल में कोई और होता तो शायद डर जाता, मगर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि रात बिरात ऐसे रास्तों पर सफ़र करना ही मेरा काम था। मगर तभी दूसरे ही पल मैंने रोड पर कुछ ऐसा देख लिया जिससे मैं थोड़ा घबरा सा गया, क्योंकि सामने रोड के बीचों बीच कफन में लिपटी एक लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और उस लाश के आसपास कोई इंसान नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लावारिस लाश सड़क पर क्यों पड़ी है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, मगर उस लाश को ऐसे छोड़कर जाना भी मुझे ठीक नहीं लगा। लिहाजा मैंने अपनी एम्बुलेंस को उस लाश के पास रोका। वो लाश कफन में पूरी तरह से लिपटी हुई थी, मतलब ये कि उस लाश का चेहरा भी नहीं दिख रहा था और ना ही कफन हटाकर उस लाश का चेहरा देखना मुझे ठीक लग रहा था, क्योंकि किसी भी लावारिस लाश को ऐसे छूना ठीक नहीं होता। खैर, मैं गाड़ी से नीचे उतरा और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए, मगर मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी सामने की तरफ से चलकर कोई शख्स मेरी ओर आता हुआ दिखा। मुझे लगा शायद ये मेरी कुछ मदद कर सकता है, लिहाजा मैं चलते हुए उस आदमी की तरफ जाने लगा। उस आदमी ने अपना पूरा शरीर और चेहरा एक चादर से ढक रखा था, जैसे उसे ठंड लग रही हो। मगर अजीब बात तो ये थी कि मौसम गर्मी का था, तो फिर इस तरह से चादर ओढ़ने का क्या मतलब हुआ। खैर, मैं उस आदमी के पास जाकर रुका
और बोला, भाई साहब पीछे वो लाश किसकी पड़ी है, आप जानते हैं क्या? इस पर उस आदमी ने कहा, आपके पीछे? पर वहां तो कोई लाश नहीं है। इस पर मैंने कहा, क्या बोल रहे हैं आप, अभी तो वो लाश पीछे ही पड़ी थी। इतना बोलकर मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लाश अब मेरे पीछे से कहीं गायब हो गई थी। मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर इतनी जल्दी कोई बेजान लाश कहाँ गायब हो सकती है? मुझे कहीं ना कहीं समझ में आने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं भागकर एम्बुलेंस की तरफ जाने लगा। अभी मैं एम्बुलेंस की तरफ भाग ही रहा था कि तभी पीछे से उस चादर वाले आदमी ने कहा, ये गलती मत करो, वो गाड़ी में है। उस आदमी के इतना कहते ही एम्बुलेंस की हेडलाइट अपने आप ही ब्लिंक करने लगी। मुझे लगा ये आदमी ठीक बोल रहा है, और मैं एम्बुलेंस की तरफ ना जाकर वापस उस आदमी की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने कहा, आप चलिए मेरे साथ, यहाँ आपकी जान को खतरा है। इस पर मैंने कहा, पर मेरी एम्बुलेंस, उसका क्या होगा? इस पर उस आदमी ने कहा, अरे एम्बुलेंस को मारिए गोली, जान बचेगी तो बहुत एम्बुलेंस मिल जाएंगे, जल्दी चलिए आप मेरे साथ। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी और मैं उस आदमी के साथ रोड के किनारे वाले जंगलों में जाने लगा। वो जंगल बहुत ज़्यादा घना था और लाइट भी एकदम नहीं थी उस जंगल में। मुझे बिना रोशनी के चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मगर वो आदमी, उसे शायद घने अंधेरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक ही धुन में बिना किसी रुकावट के चले जा रहा था। रात अब और भी ज़्यादा काली और गहरी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं मुझे अपनी परिस्थिति पर रोना आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा हॉस्पिटल जा रहा था, अगर रास्ते में नहीं रुकता तो शायद आज ये मुसीबत गले ही ना पड़ती। खैर, अब जब मुसीबत मोल ली ही है तो झेलना भी पड़ेगा। यही सोचकर मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद वो आदमी एक छोटे से घर के बाहर रुका और मुझसे बोला, ये मेरा घर है, आइए। इतना कहकर उस आदमी ने घर का ताला खोला और दरवाज़ा सरकाकर अंदर आने का इशारा किया। उस आदमी के साथ ही साथ मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर रोशनी का कोई जरिया नहीं था। रोशनी करने के लिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर चारों तरफ देखने लगा। तभी मैंने उस आदमी से कहा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर वो आदमी बोला, जंगल में लाइट कहाँ से आएगी साहब? इतना कहकर उस आदमी ने एक कुर्सी को मेरे सामने किया और बोला, बैठिए साहब, देखता हूँ अगर कुछ खाने के लिए मिले तो लाता हूँ। इस पर मैंने कहा, अरे इसकी क्या ज़रूरत है? मगर वो चादर वाला आदमी नहीं माना और एक दरवाजे से होकर शायद किचन रूम में चला गया। सच कहूँ तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैं अपनी फ्लैशलाइट घुमाकर चारों तरफ से उस घर को देख रहा था। वो घर काफ़ी पुराना सा लग रहा था। घर में हर एक कोने पर मकड़ी के जाले लग चुके थे। धूल की एक मोटी परत चारों तरफ एक चादर की तरह बिछी हुई थी। खैर, इतने में ही वो आदमी एक प्लेट में कपड़े से ढककर कुछ लेकर मेरी तरफ आने लगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आखिर ये प्लेट में ऐसे ढककर क्या ला रहा है। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, ये क्या भाई साहब? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खुद ही देख लीजिए। उसके इतना कहते ही मैंने प्लेट के ऊपर से कपड़े को हटाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि प्लेट में कुछ और नहीं बल्कि मेरा ही कटा हुआ सर था। मैं ठिठक कर एकदम से कुर्सी से नीचे गिर गया। इतने में ही उस आदमी ने भी
अपने शरीर पर से चादर हटा दिया तो उसका शरीर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसके शरीर में मांस ही नहीं था। उसका शरीर पूरा कंकाल जैसा था। मैं समझ गया कि ये शख्स मेरी मदद करने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए यहाँ लेकर आया है, और अगर मैं यहाँ रुका तो हो सकता है ये अपने मकसद में कामयाब हो जाए। जिसके बाद मैंने जो दौड़ लगाई तो सीधे भागकर एम्बुलेंस के पास आया और एम्बुलेंस भगाकर वहाँ से निकल गया। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो रास्ता हॉन्टेड है। उस रास्ते पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। बहुत से लोगों ने उस चादर वाले आदमी को देखा है। कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उस दिन के बाद से मैंने एम्बुलेंस चलाने का काम ही छोड़ दिया और कभी भी उस रास्ते पर रात के वक्त नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सारा सामान पैक करने के बाद अब बारी थी सामानों को कार के डिग्गी में रखने की, जिसके लिए अभी मैं अपना सामान उठा ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे घर के नौकर राजू ने कहा, अरे साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं हूं ना। जिसके बाद राजू ने ही मेरा सामान कार तक ला दिया और हम दोनों ने मिलकर सामानों को डिग्गी में भी चढ़ा दिया। जिसके बाद मैं कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी राजू बोला, साहब, आप फिर कब लौटेंगे? तो मैंने जवाब दिया, अब पता नहीं कब लौटूंगा, ट्रांसफ़र हो गया है ना, तो रहने का भी सारा इंतजाम है वहाँ पर। चलो अब मैं निकलता हूँ। इतना बोलकर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। कहीं ना कहीं बुरा तो मुझे भी लग रहा था, मगर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। ऊपर से तबादला वाली जगह भी इतनी दूर है कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेघालय से आसाम करीब 7 घंटों का रास्ता है। खैर, गाड़ी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। फिलहाल शाम के 6 बज रहे थे और अगर गाड़ी इसी तरह से चलती रही तो रात के 12 बजे तक मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मौसम बरसात का चल रहा था तो जाहिर सी बात है किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी, और आसमान देखकर ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि आसमान पूरी तरह से काले बादलों की गिरफ्त में था। तकरीबन 3 घंटे लगातार कार ड्राइव करने के बाद मैंने एक ढाबे पर रुककर छोटा सा ब्रेक लिया और हल्का फुल्का खाना खाकर वापस से आगे बढ़ने लगा। तब रात के 9:30 बज रहे थे। यूं ही कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद रात के 11 बजे तक मैं नेशनल हाईवे से अलग एक ऐसे रास्ते पर आ गया जो रास्ता कम जंगल ज्यादा लग रहा था। उस रास्ते पर ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मैं यहाँ तक जितने भी रास्तों से होकर आया था उसमें मुझे कोई ना कोई आदमी दिखा ही था। तो फिर इस रास्ते पर ऐसा क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा था। खैर, जंगल से घिरे उस रास्ते पर मेरी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे पर खड़े एक लड़के पर गई। उसकी उम्र यहीं कोई 14-15 साल की रही होगी। अभी मैं दूर से ही उस लड़के को देख ही रहा था कि तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई। पहले तो मैंने सोचा था कि गाड़ी ना रोककर आगे बढ़ जाऊंगा, मगर बारिश को देखते हुए उस लड़के पर मुझे दया आने लगी। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उस लड़के के पास रोका और मेरी सीट के बगल वाली सीट का शीशा गिराते हुए उस लड़के से बोला, ओए छोटू,
कहीं जाना है क्या तुमको? चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो इस पर उस लड़के ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और मेरी सीट के बगल वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर आ गया। उस लड़के के बैठते ही मैंने अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। तभी मैंने उस लड़के से पूछा, यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे थे तुम? तो इस पर लड़का बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैंने बोला, अच्छा, कहाँ जाना है तुमको? इस पर लड़का बोला, बस सामने रेल गेट तक जाना है। उस लड़के की बातें मुझे कुछ अजीब सी लग रही थीं, लेकिन फिर मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर गाड़ी चलाते रहने के बाद मुझे सामने की तरफ एक रेलवे फाटक नज़र आने लगा। तभी उस लड़के ने कहा, यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन उस रेलवे फाटक के आसपास मुझे एक भी घर या कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था, जिस पर मैंने उस लड़के से कहा भी, यहाँ उतरोगे तुम? तुम्हारा घर कहाँ है बोलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। जिसके बाद मैंने उस लड़के को वहीं उतार दिया और कार लेकर वहां से आगे बढ़ गया। अब तक रात के 12 बज चुके थे और मैं अपनी मंजिल के बेहद करीब था। तभी जब मेरी नज़र अपने बगल वाली सीट पर गई तो मेरा बगल वाला सीट एकदम सूखा हुआ था, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि वो लड़का बारिश में भीगा हुआ था, तो कायदे से उसके बैठने से सीट भी गीली हो जानी चाहिए थी। तो फिर सीट सूखी हुई क्यों है? खैर, कुछ देर बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मेरे रहने का इंतज़ाम किया गया था। गाड़ी से उतरकर मैं बारिश से बचते बचाते उस घर के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा पीटने लगा। 2-3 बार दरवाजे पर हाथ मारने से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला। तो मैंने पूछा, जी आप कौन? तो आदमी बोला, जी मुझे इस घर का और आपका ख्याल रखने के लिए भेजा गया है, आइए अंदर आइए। जिसके बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। तभी वो आदमी, जिसका नाम शंकर था, उसने मुझसे कहा, साहब आज मुझे ज़रा जल्दी छुट्टी चाहिए, मेरा बेटा कहीं खो गया है। पता नहीं, सुबह मैं रेलवे फाटक की तरफ गया था, अभी तक घर नहीं आया। जिस पर मैंने कहा, रेलवे फाटक की तरफ? उधर तो अभी अभी मैं एक 14-15 साल के लड़के को छोड़कर आ रहा हूँ, कहीं वो तो नहीं था तुम्हारा बेटा? तो शंकर बोला, क्या आप रेलवे फाटक से आ रहे हैं, वो भी जिंदा? शंकर की इस बात पर उतना ध्यान ना देते हुए मैंने कहा, वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो अभी रेलवे फाटक पर। जिसके बाद मैं शंकर को अपनी कार में बिठाकर रेलवे फाटक की तरफ बढ़ने लगा। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। शंकर के चेहरे पर झलकती परेशानी को मैं साफ तौर पर देख पा रहा था, और परेशान हो भी क्यों ना, आखिर उसका बेटा जो खो गया था। तभी मैंने शंकर का मन बहलाने के लिए उससे पूछा, अच्छा तुम कुछ बोल रहे थे रेलवे फाटक के बारे में? इस पर शंकर बोला, साहब वो रेलवे फाटक ठीक नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में, अभी आप बस मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। शंकर से ये सुनकर मैंने कार की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। कुछ देर बाद हम लोग उस रेलवे फाटक पर पहुँचे। फाटक गिरा हुआ था, शायद ट्रेन आने वाली थी। अभी मैं कार रोककर फाटक खुलने का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी शंकर ने रेल पटरियों की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, साहब वो मेरा बेटा। मैंने जब शंकर के इशारे की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि वही लड़का जिसे मैंने थोड़ी देर पहले लिफ्ट दिया था वो रेल पटरियों पर चलते हुए आगे की तरफ जा रहा था। हालांकि मुझे और शंकर को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था,
मगर पीछे से मैं पहचान गया कि वो वही लड़का है। किसी भी वक्त उस पटरी पर ट्रेन आ सकती थी, लिहाजा मैं झट से गाड़ी से बाहर निकला। मेरे साथ ही साथ शंकर भी निकला, मगर मैं शंकर का इंतज़ार ना करके खुद ही दौड़कर उस लड़के की तरफ जाने लगा। मैं दौड़ रहा था और वो लड़का रेल की पटरियों पर सिर्फ चल रहा था, मगर मैं दौड़कर भी उस लड़के के पास नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे की तरफ धक्का दे रही हो, मगर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे तैसे मैं उस लड़के तक पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर रेल पटरियों से दूर करने लगा, मगर वो लड़का अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था और न ही वो खुद रेल पटरियों से हटने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने पीछे पलटते हुए शंकर से कहा, मेरी मदद करो, यहाँ आओ जल्दी। पीछे पलटते ही मैंने देखा कि शंकर मेरी ओर आने की बहुत कोशिश कर रहा है, मगर वो अपने कदमों को बढ़ा नहीं पा रहा। तभी शंकर चीखते हुए मुझसे बोला, साहब उसे छोड़ दीजिए, वो मेरा बेटा नहीं है, वहाँ से हटिए। शंकर के इतना बोलते ही मैंने जब उस लड़के को देखा तो ये वही लड़का था जिसे मैंने लिफ्ट दिया था, मगर अब उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हो। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागकर शंकर की तरफ आ गया। इतने में ही ट्रेन आ गई और उस लड़के को कुचलती हुई आगे निकल गई। मगर जब ट्रेन वहाँ से निकल गई तब जो हमने देखा वो देखकर मेरे रगों में दौड़ता खून पानी सा हो गया, क्योंकि ट्रेन गुजर जाने के बाद भी वो लड़का पटरियों पर उसी तरह से खड़ा था। ये देखने के बाद हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम वहाँ रुक सकें, लिहाजा हम कार में बैठकर वहाँ से फटाफट निकल गए। तभी मैंने कार ड्राइव करते हुए शंकर से कहा, ये सब क्या हो रहा है? वो लड़का, और तुमने ऐसा क्यों बोला कि वो तुम्हारा लड़का है? मेरी बात सुनकर शंकर बोला, साहब दरअसल मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है और बेटे के खो जाने के गम में मुझे लगा कि वही मेरा बेटा है। आगे शंकर ने बताया, दरअसल बहुत पहले इस फाटक पर मालगाड़ियों को रोककर लुटेरे कोयला लूटा करते थे। एक दिन ऐसे ही लुटेरे मालगाड़ी रोककर कोयला लूट रहे थे। तभी वो लड़का फाटक पार करने के इरादे से वहां पर आ गया और उसने लुटेरों को देख लिया, जिसके बाद उन लुटेरों ने उस लड़के को पीट पीट कर मार डाला और उसी लड़के की आत्मा रेलवे फाटक पर भटकती रहती है। ये सुनकर मैं बहुत डर गया। बाद में पता चला कि शंकर का खोया हुआ बेटा वापस घर आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माँ के गुजर जाने के बाद बचपन से ही मुझे संभालने वाले मेरे पापा थे। मेरा सारा कुछ पापा ही देखते थे, पर पापा का काम कुछ ऐसा था कि उन्हें कभी कदार घर से दूर दूसरे शहर में भी रहना पड़ता था। इस दौरान पापा मुझे अपने गांव छोड़ जाते, जहां मैं अपने दादा दादी के साथ रहता। एक बार की बात है, तब मेरी उम्र यहीं कोई 14-15 साल की रही होगी। पापा को फिर से एक बार काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा और मुझे गांव आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मुझे गांव में रहना पसंद नहीं था, पर यहाँ दिक्कत ये थी कि मेरी उम्र के ज़्यादा लड़के नहीं थे, बस एक आध मेरे दोस्तों को छोड़कर, और वो भी स्कूल चले जाते, तो मैं दिन भर अकेला पड़ जाता।
इसी तरह से जैसे तैसे मेरे दिन कट रहे थे। तभी एक शाम जब हम लोग गांव में खेल रहे थे तो मेरे एक दोस्त विशाल ने मुझसे कहा, अरे अनिकेत, कल बगल के गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट है, रात में देखने चलेगा क्या? मैं शुरू से ही क्रिकेट का दीवाना था, जिस पर मैंने कहा, पर दादाजी रात में जाने देंगे? इस पर विशाल बोला, देख ले मना कर, अगर जाने दे दें तो बढ़िया है। जिसके बाद हम सारे अपने अपने घर चले गए और मैंने दादाजी को मनाना शुरू कर दिया। पहले पहले तो दादाजी नहीं मान रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि रात में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मगर मैंने जब उनसे जिद की, 2-4 बार झूठ मूठ कर रोया तो वो मान गए और मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं काफ़ी खुश हो गया और उस रात खाना पीना खाकर सो गया। अगला दिन जैसे तैसे पार हुआ और शाम होते ही हम 3 दोस्त, मैं, विशाल और रोहित, हम लोग बगल के गांव क्रिकेट टूर्नामेंट देखने निकल पड़े। ठंडी का मौसम था, जिस वजह से शाम को ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू हो गया था। बगल का गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था, तो जाते जाते ही 7 बज गए। तब तक टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। खैर, हम तीनों दोस्त वहीं बैठकर मैच का मज़ा लेने लगे। इसी तरह बैठे बैठे कब 4 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। रात के ठीक 10 बजे विशाल बोला, अरे भाइयों, जरा समय तो देखो, 10 बज चुके हैं, अब टूर्नामेंट तो ख़त्म हो गए नहीं, चलो हमें घर चलना चाहिए। तो इस पर मैंने कहा, अरे टूर्नामेंट ख़त्म कहाँ हुआ है अभी? तो इस पर रोहित बोला, टूर्नामेंट तो रात भर चलेगा, रात भर यहीं बैठेगा क्या? हालांकि मेरे जाने का मन नहीं था, पर मेरे सभी दोस्त जा रहे थे तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैं उठकर अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात हर पल और भी ज़्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। दादाजी ने मुझे जल्दी ही घर लौटने को कहा था, मगर अब काफ़ी रात हो चुकी है। हम तीनों दोस्त तेजी से चलते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। माहौल एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था और सुनसान था। रास्ते पर हम तीनों के अलावा और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से ठंड का तो ये हाल था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं। रास्ते पर धुंध ही धुंध फैली हुई थी। अभी हम तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विशाल बोला, यार देखो, रात बहुत हो गई है, अगर हम लोग सीधे रास्ते से घर जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, क्यों ना हम लोग जंगल के रास्ते से होकर चलें, क्यों? विशाल की बात सुन मैं तुरंत तैयार हो गया, मगर पता नहीं क्यों रोहित जंगल वाले रास्ते का नाम सुन थोड़ा घबरा सा रहा था। पर किसी तरह से मैंने और विशाल ने मिलकर उसे मना लिया। जिसके बाद हम तीनों ने वहीं से जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया और घर यानी अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। अच्छी बात तो ये थी कि हम लोग अपने साथ एक एक बैटरी टॉर्च लेकर निकले थे, तो उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। मगर ठंड वो जंगल के अंदर काफ़ी तेज लग रही थी। ऊपर से रात कीड़ों की आवाज़ें हर पल ये एहसास दिला रही थी कि रात काफ़ी हो गई है। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, मगर कहीं ना कहीं उस माहौल में थोड़ा डर लग रहा था। तभी मेरी नज़र रोहित पर गई तो वो कांप सा रहा था, जिस पर मैंने कहा, क्या हुआ रोहित, तू इतना क्यों डर रहा है? तो इस पर रोहित बोला, कुछ नहीं यार, बस गांव वालों के मुंह से सुना था कि यहाँ किसी चुड़ैल का वास है। तो इस पर सबसे आगे चल रहे विशाल ने कहा, वो तो मैंने भी सुना है, पर ये सब कुछ होता नहीं है। तो इस पर मैंने भी अपना साहस दिखाते हुए कह दिया, मैं भी ये सब चुड़ैल वगैरह में विश्वास नहीं करता, शहर में तो लोग इन सब बातों पर हंसते हैं। और इतना कहकर हम लोग आराम आराम से चलते रहे। रात हर पल
काली और गहरी होती जा रही थी। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, ठंड भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। अभी हम तीनों दोस्त एक साथ में आगे बढ़ ही रहे थे। देख अनिकेत, ये मजाक का समय नहीं है, सर पर मत मार। इस पर मैंने कहा, मैं क्यों तेरे सर पर मारने जाऊंगा? मुझे लगा शायद रोहित मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलता रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरे कंधे पर विशाल की तरफ से कुछ महसूस हुआ। मैं समझ गया कि अब विशाल भी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मैंने विशाल से कहा, क्या यार, अब तू भी डराने की कोशिश कर रहा है? इस पर विशाल बोला, मैं क्यों डराने लगा? विशाल की बात सुन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि भले रोहित मुझसे झूठ बोल ले, मगर विशाल कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। मैं थोड़ा सहम गया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी रोहित एकदम से बोला, भाइयों पीछे देखो, कोई है। रोहित की बात सुन मैं और विशाल पीछे पलटे तो पाया कि हमारे ठीक पीछे एक औरत खड़ी है। उस औरत का चेहरा उसके घूंघट से ढका हुआ था, जिस पर मैंने रोहित से कहा, तो फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तू ऐसे क्यों बोला? तभी उस औरत ने कहा, जी मुझे जरा गांव तक जाना है, आप लोग जा रहे थे तो मैं सोची आप लोगों के साथ साथ चली जाऊंगी। तो इस पर विशाल बोला, ठीक है आप चलिए हमारे साथ। जिसके बाद हम चारों यानी हम तीनों दोस्त और वो औरत, हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रोहित अभी भी काफी डरा हुआ था, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। कहीं ना कहीं ये बात मेरे भी दिमाग में खटक रही थी कि आखिर ये औरत इतनी रात गए जंगल में क्यों आई। मगर कुछ ना बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। पूरा का पूरा जंगल एक शोर से गूंज रहा था, उस औरत के पैरों में बंधी पायल के शोर से। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मेरे हाथ से बैटरी टॉर्च छूटकर जमीन पर जा गिरा। अपना बैटरी टॉर्च उठाने के लिए मैं नीचे झुका, तभी टॉर्च की रोशनी में मुझे उस औरत के पैर नजर आए, जो कि पीछे की ओर मुड़े हुए यानी उल्टे थे। मेरा पूरा दिमाग हिल गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान के पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं? तभी मुझे दादाजी की कही बात याद आ गई कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। मैं तुरंत ऊपर उठा और पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा होश उड़ा देने वाला था। अब उस औरत के चेहरे पर से घूंघट हट चुका था और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक नजर आ रहा था। यह नज़ारा मेरे साथ साथ विशाल और रोहित ने भी देखा। तभी विशाल जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हम लोग तेजी से वहां से भागकर गांव आ गए। बाद में पता चला कि दरअसल उस औरत ने बहुत पहले उस जंगल में आत्महत्या की थी। तब से उसी की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये घटना मेरे दादाजी के साथ तब पेश आई थी जब वह अपने गांव से दूर शहर में रहकर कमाया करते थे। मतलब ये घटना काफ़ी सालों पुरानी है। मेरे दादाजी ने शहर में एक किराए का घर लिया हुआ था। वो वहीं से काम पर आना जाना किया करते थे और समय समय पर पैसे गांव भिजवा दिया करते। एक रात की बात है, उस रात दादाजी के कार्यालय में कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए दादाजी को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अंत में जब काम खत्म हुआ और दादाजी को छुट्टी मिली तो समय हो रहा था रात के 9 बजे का। दादाजी अभी निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उनके मालिक ने उन्हें रोकते हुए कहा, भरत सुनो, ये तुम्हारी तनख्वाह ले जाओ। और इतना कहकर उन्होंने पैसे दादाजी को दे दिए,
इस पर दादाजी बोले, पर अभी तो महीना खत्म होने में समय है। इस पर मालिक ने कहा, हाँ वो क्या है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा, तो इसलिए। दादाजी ने सोचा आती लक्ष्मी को क्यों ठुकराना, और वो पैसे लेकर घर की तरफ चल दिए। मगर कहीं ना कहीं उन्हें घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि दादाजी को आज निकलने में काफ़ी देर हो गई थी और उनके पास पैसे भी थे। वैसे तो दादाजी शाम तक अपने घर चले जाते थे और तब रास्ते पर एक आध लोग भी नजर आते थे, मगर आज उन्हें उनके अलावा रास्ते पर और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा रास्ता एकदम वीरान पड़ा था। रास्ते पर लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। ऊपर से आज आसमान पर चांद भी नहीं था, शायद वो अमावस की रात थी। दादाजी हमेशा अपने साथ एक बैटरी टॉर्च रखा करते थे, जिसकी रोशनी के सहारे ही फिलहाल वो चल पा रहे थे। रात हर पल गहराती जा रही थी। दादाजी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से रास्ते के किनारे झाड़ियों से निकलकर दो लोगों ने दादाजी को घेर लिया। दादाजी के कदम डर के मारे अपने आप ही रुक गए। तभी उनमें से एक आदमी ने दादाजी से कहा, अबे ओए चल, जितना माल है निकाल। दादाजी समझ गए कि ये कौन लोग हैं और उनको इन्होंने क्यों रुकवाया है। दादाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन्होंने उनमें से एक आदमी का हाथ ढीला पाया। उन्होंने सोचा यही अच्छा मौका है और वो उस आदमी के हाथ को झटक कर सीधे जंगलों की ओर भागने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो रास्ते की ओर भागें तो पकड़े जाएंगे। वो तेजी से जंगलों के अंदर भागते रहें। वो दोनों लोग भी दादाजी के पीछे पीछे भागे जा रहे थे, मगर वो दादाजी से दूर थे। दादाजी अभी बेतहाशा भाग ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल में ही एक बड़ा सा गेट और एक बोर्ड नजर आया, जिस पर शमशान घाट लिखा हुआ था। दादाजी को लगा यही एक सुरक्षित जगह है जहां वो उन बदमाशों से बचे रहेंगे। लिहाजा दादाजी तुरंत उस गेट को सरकाकर शमशान के अंदर दाखिल हो गए। उन्हें वहीं पास ही में एक चबूतरा नजर आया, तो दादाजी उस चबूतरे के पीछे जाकर छिप गए। अभी दादाजी वहां छिपे ही थे कि तभी उनके कानों में शमशान का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उन्होंने चबूतरे के पीछे से झांक कर देखा तो वही दोनों बदमाश थे। उनमें से एक चलते हुए अभी शमशान के अंदर आ ही रहा था कि तभी दूसरे ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा जग्गू, आज अमावस है और आज यहाँ जाना ठीक नहीं होगा, बाहर निकलने दे साले को। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। दादाजी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो चुपचाप चबूतरे के पीछे ही दुबक कर बैठे रहें। वो बाहर जा भी नहीं सकते थे और शमशान में रहने में उन्हें डर भी लग रहा था। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 9 बज रहे थे, वहीं अब समय हो रहा था रात के 9:45 बजे का। भाग भाग कर दादाजी काफी थक चुके थे। कुछ देर उसी तरह बैठे रहने के बाद दादाजी ने सोचा शायद वो लोग चले गए होंगे, अब उन्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। मगर फिर दादाजी ने सोचा कि ये उनकी मेहनत की कमाई है, अगर चली गई तो बहुत बुरा लगेगा और हो सकता है उनकी जान को भी खतरा हो, जिस वजह से उन्होंने वहीं बैठने का तय किया। दादाजी अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई पेड़ की टहनी चड़मड़ाते हुए टूट रही हो। मगर उस वक्त दादाजी ने जब आसपास के पेड़ों की तरफ देखा तो किसी भी पेड़ में कोई हलचल नहीं हो रही थी। दादाजी का डर थोड़ा बढ़ गया। तभी उनके कानों में एक और आवाज आई,
तेरा नाम भरत है ना? दादाजी इस आवाज को सुनकर एकदम से चौंक गए। उन्होंने आसपास देखा, मगर वहां उस वक्त उनके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। दादाजी को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर वो इतनी बुरी तरह फंस चुके थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। ना वो वहां से भाग सकते थे, ना उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो वहां साहस बांध कर बैठे रहें। उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली परिस्थिति थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दादाजी की नजर वहीं पास ही में एक बड़े से पेड़ पर गई, जिस पर काफी तेज हलचल हो रही थी। दादाजी अभी उस पेड़ को ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी उस पेड़ के ऊपर से एक आदमी उतरा। वो आदमी काफी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा था। और तभी उस आदमी ने दादाजी से कहा, क्या हुआ? तू यहाँ पर रात में क्या कर रहा है? इस पर दादाजी ने उस आदमी को पूरी बात खोलकर बता दी। तभी उस आदमी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चल मेरे साथ, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। दादाजी को थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये आदमी कौन है, पेड़ के ऊपर से कैसे उतरा। मगर दादाजी के पास और कोई चारा भी नहीं था, जिस वजह से वो उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो गए और उसके साथ चलकर शमशान से बाहर निकले। वो आदमी काफी लंबा चौड़ा था, तो कहीं ना कहीं दादाजी को थोड़ी हिम्मत भी मिल रही थी। चलते चलते वो दोनों सही सलामत दादाजी के घर के पास पहुंच गए। तभी उस आदमी ने दादाजी से कहा, जा घर चला जा और पीछे पलट कर मत देखना। दादाजी को थोड़ा अजीब लगा, मगर वो उस आदमी की बात को मानकर घर के दरवाजे की तरफ जाने लगे। मगर इस बीच ना जाने दादाजी के दिमाग में क्या आया और वो पीछे मुड़ गए, तो पीछे का नजारा देख उनके होश उड़ गए। उनके रगों में बहता खून पानी सा हो गया, क्योंकि अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका पूरा चेहरा आग में झुलसा हुआ था। इतने में ही वो आदमी दादाजी की आंखों से ओझल हो गया और दादाजी भागकर घर के अंदर चले गए। मगर वो सब क्या था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थिएटर से बाहर निकलकर मेरे दोस्त सौरभ ने कहा, क्या मस्त मूवी थी यार, देखकर मजा आ गया। इस पर मैंने कहा, फिल्म देखकर तो मजा आ गया, पर अब ये सोच कि घर कैसे जाएंगे। रात के 12:15 बज रहे हैं, अब कोई बस मिलेगी? इस पर सौरभ बोला, पता नहीं बस मिलेगी या नहीं, मैं कभी इतनी रात में इधर आया नहीं हूँ। वो तो तूने जिद किया इसलिए मैं आज चला आया, वरना मैं नहीं आता। जिसके बाद मैं और सौरभ रोड की तरफ जाने लगे। मैं और सौरभ हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हालांकि सौरभ मेरे गांव में नहीं रहता है, मगर फिर भी हम लोग हफ्ते में एक आध बार किसी न किसी तरह से मिल ही लेते हैं। चलकर जैसे ही हम लोग रोड पर पहुंचे कि तभी पीछे से हमें किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ आने लगी। हम दोनों पीछे मुड़े तो पाया कि एक टूटी फूटी मरियल सी ऑटो रिक्शा चलते हुए हमारी तरफ आ रही है। जिस पर मैंने सौरभ से कहा, देख भाई, कैसे भी करके इस रिक्शा वाले को मना ले, वरना पैदल जाना पड़ेगा। मेरी बात सुनते ही सौरभ हाथ दिखाकर उस ऑटो रिक्शा को रुकवाने लगा। रिक्शा ठीक हमारे पास आकर रुकी, जिसके बाद सौरभ ने रिक्शे वाले से बात की। हालांकि पहले पहले तो रिक्शे वाले ने हमें घर तक छोड़ने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था, मगर जैसे तैसे पता नहीं कैसे सौरभ ने उस रिक्शे वाले को मना ही लिया। जिसके बाद हम लोग तुरंत रिक्शा में बैठ गए और रिक्शा हमारे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। रास्ते पर हमारी ऑटो रिक्शा के अलावा ना तो कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान।
हालांकि वक्त आधी रात का था, मगर फिर भी शहर के रास्ते पर एक आध लोग तो दिखने चाहिए। खैर, रिक्शा चलती रही। जैसा कि सौरभ मेरे गांव का नहीं था, इसलिए जैसे ही उसका गांव आया, वो ऑटो रिक्शा से उतरकर अपना भाड़ा क्लियर करके अपने घर की तरफ चला गया। उसके जाते ही ऑटो रिक्शा मेरे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर अभी तक मुझे कोई शख्स नहीं दिखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज सारे के सारे लोग गए तो गए कहाँ। मगर फिर मैंने सोचा, ठंड का मौसम है, शायद इसलिए कोई नहीं दिख रहा होगा। मेरा गांव अभी भी काफ़ी दूर था, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था। ऊपर से ऑटो रिक्शा इतने धीरे चल रही थी कि कोई बैलगाड़ी भी उस ऑटो रिक्शा को पार करके आराम से आगे निकल सकती थी। रिक्शा की ये सुस्त रफ्तार अंदर ही अंदर मुझे चिढ़ने पर मजबूर कर रही थी, मगर मैं रिक्शे वाले को कुछ बोल भी नहीं सकता था। कहीं नाराज होकर अगर वो मुझे रिक्शा से उतार देगा तो एक अलग ही मुसीबत हो जाएगी, जिस वजह से मैं चुपचाप अपनी सीट पर बस बैठा रहा और अपने गांव के आने का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे का सफ़र लगभग 1 घंटे में पूरा करने के बाद जब ऑटो रिक्शा मेरे गांव में दाखिल हुई, तभी ऑटो ड्राइवर ने रिक्शा रोक दिया। मैंने जब उससे रिक्शा रोकने का कारण पूछा तो उसने कहा, यहीं तक बात हुई थी, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता। आप मुझे अपना भाड़ा दे दो, मुझे घर जाना है। इस पर मैंने कहा, अरे भाई थोड़ा आगे तक छोड़ दो यार, ऐसा क्या करते हो। मगर रिक्शा वाला किसी भी कीमत पर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका बस एक ही कहना था कि उसे घर जाना है और उसे अपना भाड़ा चाहिए। जब बहुत विनती करने के बाद भी वो रिक्शा वाला नहीं माना तो मुझे झुकना ही पड़ा, जिसके बाद मैंने उसको अपने हिस्से का बचा कुचा भाड़ा दिया। मुझसे भाड़ा लेकर तुरंत उस रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा घुमाया और वापस लौट गया, मगर जाते जाते वो मेरी परेशानी बढ़ाकर गया, क्योंकि जिस जगह पर उसने मुझे उतारा था वहाँ से मेरा घर अभी भी लगभग 2 किलोमीटर जैसा था और अब मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। खैर, मेरे पास कोई और चारा तो था नहीं, जिस वजह से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैंने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। गांव के उस सुनसान रास्ते का हाल भी शहर के उस सुनसान रास्तों की तरह ही था। ना तो मेरे अलावा कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई जानवर। मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। एक तो रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, ऊपर से उस रात आसमान पर चांद भी नहीं उगा था। शायद वो अमावस की रात थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, वरना पता नहीं मैं कैसे चल पाता। टॉर्च की रोशनी के सहारे फिलहाल मैं चल ही रहा था कि तभी दूर रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक टिमटिमाती लाइट नजर आने लगी। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रास्ते के एक किनारे पर जली हुई मोमबत्ती रख दी हो। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, पर चूंकि मुझे उसी रास्ते से होकर जाना था, इसलिए मैं उस रोशनी की ओर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं जब उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। वहां मोमबत्ती तो जल रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक आदमी उस मोमबत्ती की रोशनी में जमीन पर चादर बिछाकर कुछ बेच रहा था। मगर क्या, मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में ठीक से नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते मैं बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुका तो मेरी हैरानगी की
कोई सीमा ना रही, क्योंकि वो आदमी मूंगफलियां बेच रहा था। मगर सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी अभी रात के 1:45 बजे दुकान लगा रहा था। हैरान होकर मैंने उस मूंगफली वाले से पूछा, चचा, आप इतनी रात में दुकान क्यों लगा रहे हैं? और कौन खरीदता है आपकी मूंगफलियां इतनी रात में? इस पर उस आदमी ने एक नज़र उठाकर मुझे देखते हुए कहा, मेरे ग्राहक इसी वक्त आते हैं। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर रात में इससे मूंगफलियां खरीदने कौन आता होगा। खैर, मैंने भी उस आदमी से थोड़ी मूंगफलियां ली और पैसे देकर वहां से आगे बढ़ गया। अभी मैं वहां से 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, भाई साहब, जरा मूंगफली खिलाओ यार। आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब एक आदमी मूंगफली वाले से मूंगफलियां खरीद रहा था। अजीब बात ये नहीं थी कि वो आदमी इतनी रात में मूंगफली खरीद रहा था, बल्कि अजीब बात तो ये थी कि उस आदमी का चेहरा आधा कटा हुआ था और साथ ही अब उस मूंगफली वाले का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। वो दोनों किसी इंसान की तरह तो कतई नहीं लग रहे थे। मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मैं वहां से भागना चाह रहा था, मगर मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे थे। तभी उस मूंगफली वाले ने उस आदमी को मूंगफली दिया। सारी मूंगफलियां उस आदमी ने अपने झोले में डाल ली और मूंगफली वाले को पैसे देने के बजाय उसी झोले में से एक इंसान का कटा हुआ सर निकाल कर पकड़ा दिया, जिसके साथ ही वो दोनों अचानक से एक साथ ही मेरी ओर मुड़े, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि मैं उन्हें ही देख रहा हूँ। वो दोनों मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना ज़रूर समझ चुका था कि अगर मैं यहाँ रुका तो बच नहीं पाऊंगा, जिस वजह से मैं वहाँ से दौड़कर घर की ओर भागने लगा। भागते भागते मैंने एक दफ़ा पीछे पलट कर देखा तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि पीछे अब ना तो कोई मूंगफली की दुकान थी, ना कोई मूंगफली वाला और ना ही वो ग्राहक। मगर फिर भी मैं रुका नहीं, भागता रहा। अभी मैं रास्ते पर भाग ही रहा था कि तभी फिर से मुझे सामने की तरफ वही मूंगफली वाला और उसकी दुकान और वही ग्राहक नजर आया। वो दोनों मुझे देखकर अभी भी हंसे जा रहे थे। मैं समझ गया था कि ये हकीकत नहीं बल्कि भ्रमजाल है। ये लोग मुझे इस भ्रमजाल में बस फंसाना चाहते हैं। इसलिए मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और सीधे अपने घर पहुंचा। अगली सुबह मैंने जब इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि दरअसल वो मूंगफली वाला उसी जगह पर चादर लगाकर अपनी मूंगफलियां बेचा करता था। एक दिन जब 2-4 लोग उसके दुकान से मूंगफलियां खरीद रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक उसी जगह पर आकर मूंगफली वाले की दुकान में पलट गया। ट्रक के नीचे आकर मूंगफली वाला समेत जो लोग वहां उस वक्त मौजूद थे, सारे के सारे मर गए। कहते हैं कि तभी से वो मूंगफली वाला हर रात उसी जगह पर अपनी दुकान लगाता है और उसके सभी भूतिया ग्राहक उससे मूंगफली खरीदने आते हैं। इसलिए रात हो जाने के बाद उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें